आज मैं गुप्ता गुप्ता का इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का 251 नंबर क्वेश्चन से डिस्कस करने जा रहा हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डिजाइन पीरियड आर ट्रू? तो कंसर्न विद द इकोनॉमी ऑफ इन्वेस्टमेंट, दिस इज द राइट वन। आप इकोनॉमिक तो देख के ही चलोगे ना, इकोनॉमिक अब ज्यादा कॉस्टली तो डिजाइन नहीं कर दोगे कि जो मान लिया कि आपका जो कंक्रीट का जो लाइफ स्पैन है, आप अगर ट्रीटमेंट प्लांट बैठा रहे हो तो अगर कंक्रीट का 100 ईयर लाइफ स्पैन है तो आप 500 ईयर के लिए थोड़ी ना डिजाइन कर दोगे। अगर 500 ईयर के लिए डिजाइन करोगे तो आपको बहुत बड़ा ट्रीटमेंट यूनिट बैठाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, क्योंकि 500 ईयर बाद तो पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाएगा ना। तो आप क्या करोगे, सारा डाटा को देख के उसके हिसाब से डिजाइन करोगे। इकोनॉमिक होना चाहिए, taken account expect life and durability, else or difficulty and capacity increase in installation, this is the right one already discussed। क्योंकि लाइफ स्पैन को भी देखना है, ड्यूरेबिलिटी एस्पेक्ट को भी देखना है। नेक्स्ट स्टेटमेंट थर्ड, द कंसर्न द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अकरेंस ऑफ एक्सट्रीम इन रिवर। अगर आप कोई ट्रीटमेंट यूनिट बैठा रहे हो तो फ्लड में आपको कितना हुआ है उससे आपको क्या लेना देना है, दैट इज नॉट रॉन्ग। फ्रीक्वेंसी ऑफ द फ्लड, अगर इससे आपको ट्रीटमेंट यूनिट को क्या लेना देना है। नेक्स्ट वन, द कंसर्न विद द एस्टिमेशन ऑफ द फ्यूचर द रिक्वायरमेंट। आपको फ्यूचर रिक्वायरमेंट को लेके चलना होगा कि अगर आप 10 ईयर के लिए आप कोई ट्रीटमेंट प्लांट बैठा रहे हो तो 10 ईयर के बाद कितना पॉपुलेशन होगा उस हिसाब से आप डिजाइन करोगे। दिस इज द राइट वन, 1 to 4 आर राइट, सी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट वन, 252 नंबर क्वेश्चन, ए रिवर सोर्स ऑफ वाटर फॉर वाटर सप्लाई टाउन, it water is very turbid and polluted, the correct sequence step of the treatment। आपको कौन सा स्टेट पे ट्रीटमेंट के लिए लोगे। अगर रिवर का वाटर ले रहे हो तो पहले आप क्या करोगे, अगर रिवर का वाटर बहुत टर्बाइड है तो पहले प्री सेडिमेंटेशन कराओगे। बहुत टर्बाइड है, बहुत पॉल्यूटेड है तो पहले को थोड़ा बहुत तो कुछ बैक्टीरिया को मारना होगा, तो प्री क्लोरिनेशन करोगे, उसके बाद कोगुलेशन करोगे, उसके बाद सेडिमेंटेशन करोगे, उसके बाद फिल्ट्रेशन करोगे, उसके बाद पोस्ट क्लोरिनेशन करोगे। आप ये याद रखना कि अगर किसी भी रिवर से वाटर सोर्स से उठा रहे हो वाटर, अगर बहुत ही गंदा है, टर्बाइड है, पॉल्यूटेड है, तो आप ये प्री सेडिमेंटेशन के बाद एक स्टेप जोड़ना होगा, पहले प्री क्लोरिनेशन करना होगा। नेक्स्ट वन, 253 नंबर, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिलिटी of filter sand is given by, this is the simple one, coefficient of uniformity cu is equal to हो जाता है d60 by d10, this is the right D ऑप्शन। जीरो हार्डनेस अचीव बाई, आप जीरो हार्डनेस किससे अचीव करते हो, आयन एक्सचेंज मेथड से। क्योंकि आयन एक्सचेंज मेथड में क्या होता है, आपका जो एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है, कैथोड होता है, एक एनोड होता है, उसमें क्या होता है, जो आपका जो कैल्शियम का जो होगा, जो पॉजिटिवली चार्ज होगा निगेटिव कैटायन पे चला, एनायन पे चला जाएगा, जो सॉरी कैटायन पे चला जाएगा जो निगेटिव चार्ज होगा, और जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो एनायन पे चला जाएगा। तो इससे क्या होता है, जीरो हार्डनेस अचीव होता है। Zero hardness can be obtained by ion exchange method only. It is also called zeolite process। अगर आप जियोलाइट भी दे तो उसमें भी आयन एक्सचेंज ही होता है जियोलाइट में। तो सेम वन, कुछ भी ऑप्शन में दे सकता है, आयन एक्सचेंज या जियोलाइट। नेक्स्ट वन, which one of the following statement true relation to the term of retention period in settling time। मतलब ट्रू है कौन सा स्टेटमेंट, डिटेंशन पीरियड ऑफ द सेटलिंग टाइम, डिटेंशन पीरियड ऑफ द सेटलिंग टाइम के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। पहले क्या है, इट मे बी डिटरमाइंड बाय इंट्रोड्यूस ए डे ऑफ डे इन इनलेट एंड टाइम
इट्स टेक अपेयर एट आउटलेट, मतलब कि कह रहा है कि एक डे डालते हैं, उसको क्या इनलेट पॉइंट पे डालते हैं, और आउटलेट पॉइंट पे जाने में कितना समय लग रहा है, वो डिटेंशन पीरियड होगा? नहीं, वो डिटेंशन पीरियड नहीं होगा, वो फ्लो पीरियड होगा। एंड greater the detention period, greater the efficiency of the removal, that is the right one। अगर आप जितना डिटेंशन पीरियड ज्यादा दोगे उतना ज्यादा टाइम वाटर आपका जो सेडिमेंटेशन टैंक में है उतना देर तक स्टे करेगा, जितना देर स्टे करेगा उतना देर आपको सेटल होने का, सेटलेबल पार्टिकल का मौका मिलेगा, तो ग्रेटर एफिशिएंसी अचीव होगा। द टाइम टेकन एट द टेकन फॉर एनी यूनिट ऑफ द वाटर पासेज थ्रू सेटलिंग टाइम। हाँ, कोई ये डिटेंशन पीरियड का यही डिफिनेशन बेसिकली हुआ कि आप अगर आपका जो इसमें अगर इसका 100 लीटर कैपेसिटी है टैंक का, तो 100 लीटर को इनलेट और पास करने में जितना टाइम लग रहा है वही डिटेंशन पीरियड कहलाता है। दिस इज द राइट पॉइंट। यूजुअली मोर देन फ्लो थ्रू पीरियड, ये जो फ्लो थ्रू पीरियड है वो डे वाला निकालता है, लेकिन ये तो आपका वो तो आप फ्लो डालोगे तो ऊपर ऊपर ही बह के चल जाएगा, जो डे डालोगे आपका जो डेप डाल रहे हो ऊपर ऊपर ही बह के चले जाएगा, वो तो फ्लोटिंग रहेगा ना। बट ये स्टडी ये क्या होता है, जो आपका रिटेंशन पीरियड है बेसिकली ग्रेटर देन फ्लो थ्रू पीरियड होता है, क्योंकि उसमें होल वाटर को आपको निकालना होता है। दिस इज द राइट वन, 2 3 4 इज द राइट, 2 3 4 दिस इज द राइट वन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन 256 नंबर क्वेश्चन। 256 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, मैच करने के लिए कह रहा है। तो मैच करने के लिए क्या था, डेड इंड सिस्टम है, तो डेड इंड सिस्टम का क्या हो जाएगा, डेड इंड सिस्टम में इकोनॉमिक एंड सिंप्लिसिटी होता है कि डेड इंड सिस्टम में क्या होता है, आप कोई भी कैसे भी जोड़ रहा है पाइप, एक मेन पाइप है, किसी को मन हुआ तो यहाँ से ऐसे खींच लिया, और किसी का मन हुआ तो इधर से इधर खींच लिया, किसी का मन इधर से खींच लिया, अपना अपने घर में सब अपने जैसे तैसे खींच रहे हैं। इसमें क्या होता है, इक्वल प्रेशर नहीं होता है, और अगर आप एक जगह कट कर दोगे पानी तो आगे पानी जाना बंद हो जाएगा। डिमेरिट है बट इकोनॉमिक है। हाँ, 1 का 3 हो जाएगा। और ग्रिड आयरन सिस्टम, ग्रिड आयरन सिस्टम क्या होता है, बोथ इकोनॉमिक एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर क्या हो जाएगा, इक्वल प्रेशर। ग्रिड आयरन सिस्टम में आप जैसा जानते हो कि ये इकोनॉमिक भी हो जाता है और क्या हो जाता है, इसमें आपका इक्वल प्रेशर हर एक जगह मिलता है। रिंग सिस्टम में क्या हो जाएगा, रिंग सिस्टम में क्या हो जाएगा, इक्वल प्रेशर इसमें भी हो जाएगा बट मल्टीपल पाथ टू फ्लो हो जाएगा रिंग सिस्टम में। रिंग सिस्टम में क्या हो जाता है, पेरिफेरिक एलो वाटर बहता है और अंदर की ओर आता है वाटर, इसमें क्या हो जाता है, इक्वल प्रेशर होता है सब जगह। और रेडियल सिस्टम को क्या बोलते हैं, जोनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, क्योंकि इसमें क्या होता है, अगर वाटर सिस्टम है, अगर पॉइंट से ये क्या होता है अंदर से बाहर की ओर जाता है, इसलिए इसको जोनल बोल देते हैं, क्योंकि एरिया जोन वाइज बढ़ जाता है, जैसे 1 हो गया, जोन 2 जोन 3 जोन, यहाँ से वाटर निकल के कहाँ जा रहा है, बाहर की ओर जा रहा है। और रिंग सिस्टम में क्या था, अंदर की ओर आ रहा। बट यहाँ पे एक ऑप्शन था कि ग्रिड आयरन सिस्टम आर इकोनॉमिक, बट नॉट आर इकोनॉमिक नहीं होता है, यह क्वेश्चन में पूछ दिया गया था तो कुछ किया नहीं जा सकता है। उस हिसाब से आपका जो राइट वन हो गया ए ऑप्शन इज द करेक्ट। 257 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैच द पैरामीटर विथ लिस्ट टू द परमिसेबल कंसंट्रेशन इन ड्रिंकिंग वाटर, select the correct answer using the code given below the listed 1 and list 2।
तो पूछ रहा है क्या, क्या पूछ रहा है, हार्डनेस है, नाइट्राइट कंसंट्रेशन है, आयरन कंसंट्रेशन है, फ्लोराइड कंसंट्रेशन है। तो इसमें क्या हो जाएगा, हार्डनेस का अमाउंट होता है जो परमिसिबल लिमिट होता है 200, और फ्लोराइड का जो होता है 1 मिलीग्राम, और नाइट्रेट का होता है जो 45 होता है, और आयरन का कंसंट्रेशन 0.1 मिलीग्राम पर लीटर होता है। ये होता है आपका हार्डनेस कितना हो जाएगा, हार्डनेस का एक्सेप्टेबल लिमिट 200 है मिलीग्राम पर लीटर, और कॉज फॉर रिजेक्शन कितना है 600 मिलीग्राम पर लीटर। नाइट्रेट का कितना है, नॉट ग्रेटर देन 45 मिलीग्राम पर लीटर से ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आयरन कंसंट्रेशन दिया हुआ है, कितना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 0.1 से। और फ्लोराइड क्या होता है 1 मिलीग्राम तक मिलीग्राम पर लीटर तो क्या होता है एक्सेप्टेबल लिमिट, और 1.5 क्या हो जाता है मिलीग्राम, कॉज फॉर रिजेक्शन हो जाता है। अगर आप 1 मिलीग्राम से कम यूज करते हो तो बेटर फॉर डेंटल ग्रोथ। नेक्स्ट वन, मैच करने का है, फिर से मैच करने का है। तो करेक्ट पूछ रहा है बीच वन द करेक्ट मिलाओ क्या है, एब्सेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ लिखा है सिर्फ, एब्सेंस ऑफ, यहाँ पे कुछ होगा छुटा हुआ है, एब्सेंस ऑफ फ्लोराइड होगा, FLURIDES फ्लोराइड्स, एक्सेस लेड, प्रेजेंस ऑफ, फिर यहाँ भी छूट गया है, प्रेजेंस ऑफ XCESS एक्सेस लेड, लेड ही था ना, एक्सेस ऑफ लेड ऊपर दे दिया गया है, और एक्सेस लेड हो गया, और प्रेजेंस ऑफ ए नाइट्रेट था, ए प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट। सिंपल वन आगे मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन से कर देता हूँ, नहीं दिया है। एक्सेस लेड क्या करेगा कॉल, एनीमिया करेगा कॉल, एक्सेस लीड आपका एनीमिया करेगा, एक्सेस नाइट्रेट क्या करेगा, मेथोग्लोबिमिया कर देगा या ब्लूबिमी डिजीज कर देगा। एक्सेस नाइट्रेट क्या कर देगा आपका, मेथोग्लोबिमिया कर देगा या ब्लूबिमी डिजीज कर देगा। एब्सेंस ऑफ आयोडीन क्या कर देगा, ग्वेटर कर देगा, आपका गले का बीमारी कर देगा। एब्सेंस ऑफ आयोडीन क्या करेगा, ग्वेटर कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारा हो गया, हो गया मेथोग्लोमिया ग्वेटर। हाँ, एक्सेस एब्सेंस ऑफ फ्लोराइड क्या होने लगेगा, डेंटल कैविटी होने लगेगा। यहाँ पे गलत प्रिंट हो गया है थोड़ा सा। नेक्स्ट वन, which of the following determination is not necessary for raw water from a lake for use as source of supply of water boiler feeder के लिए कौन सा मतलब कि which one of the following determination not necessary, नहीं necessary है for raw water from the lake as a source supply to boiler feeder के लिए, इसका डिटर्मिनेशन नहीं जरूरी है। टर्बिडिटी और बायोलॉजिकल काउंट और आयरन हार्डनेस का डिटर्मिनेशन करेंगे क्योंकि वो स्केरिंग ऑफ फीडर बॉयलर कर देगा। देखो सॉल्यूशन में दिया है वाटर फ्रॉम द लेक सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ वाटर फॉर बॉयलर फीडर, टर्बिडिटी, बैक्टीरियल और आयरन डिटर्मिनेशन आर नॉट नेसेसरी। हार्ड वाटर कंटेंट डिजॉल्व साल्ट, calcium and magnesium, they are give poor leather and soap effect, hence not in turn use a laundries and boiler। जो बॉयलर होता है इंडस्ट्री में नहीं यूज होता है, अगर आप लॉन्ड्री वगैरह में यूज करते हो तो क्या करेगा, वो झाग ही नहीं उत्पन्न होने देगा। और
और आप अगर बॉयलर वाले इंडस्ट्री में करते हो तो वहाँ पर क्या करेगा, और सेडिमेंट डिपॉजिट करने लगेगा। तो ये इसका हार्डनेस का पता करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी। सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी को किस लिए मेजर करते हैं? सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी को मेजर इसलिए करते हैं क्योंकि आप उसमें सेडिमेंट डिपॉजिट ना हो। अगर पाइप में उतना मिनिमम वेलोसिटी मेंटेन रखेंगे कि आपका पाइप में जो पार्टिकल सेटल होता है उसको सेटल नहीं होता। सच ए फ्लो वेलोसिटी वुड बी सफिशिएंट टू फ्लैश आउट डिपॉजिट ऑफ द सॉलिड इन सीवर। दिस इज द राइट वन। क्योंकि आपका जो पाइप है मिनिमम वेलोसिटी, सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी क्या होता है? मिनिमम वेलोसिटी होता है जिसपे क्या, जो सॉलिड पानी में बह रहा है वो बहते चला जाए, ना कि उसमें सेटल होने लगे। उतना तो मिनिमम वेलोसिटी रखना ही होगा। दैट इज कॉल्ड सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी। नेक्स्ट वन 61. Which one of following a step involved in laying of the sewer trench? Laying is sewer in trench. कौन कौन सा मेथड है? करेक्ट सीक्वेंस बताना है, कैसे आप ट्रांसफर करते हो। तो आप ट्रांसफर कैसे कैसे करोगे? आपका क्या हो जाएगा, पहले क्या करोगे, सेटिंग साइड रेल ओवर द ट्रेंच। पहले सेटिंग साइड ऑफ द रेल कर लोगे और उसके बाद क्या कर लोगे, ड्राइविंग द पेज को ड्राइव कर दोगे। लेवल टू बी इन्वर्टेड लाइन ऑफ द सीवर। एंड नेक्स्ट क्या करोगे, ट्रांसफरिंग द सेंट्रल लाइन ऑफ द सीवर टू बॉटम ऑफ द ट्रेंच। एंड लास्ट में प्लेसिंग ऑफ द सीवर। आपको इससे पता करना होगा, लास्ट में प्लेसिंग होगा और फर्स्ट क्या करेंगे, साइड ट्रेल करेंगे। तो दिस डी ऑप्शन इज द राइट। इसको रट्टे मारो, हम लोग तो काम किए नहीं बीटेक वाले बच्चे ये सब। तो पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, साइटिंग रेल ओवर द ट्रेंच। और सबसे लास्ट में क्या करोगे, प्लेसिंग ऑफ द सीवर ट्रेंच। दैट वन इज द राइट, D1। और पहले साइटिंग रेल ऑफ द ओवर द ट्रेंच करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ड्राइविंग द पेज लेवल ऑफ द इन्वर्टेड लाइन ऑफ द सीवर। और उसके बाद ट्रांसफर ऑफ द सेंट्रल लाइन ऑफ द सीवर टू बॉटम ऑफ द ट्रेंच। लास्ट में क्या कर दोगे, प्लेसिंग ऑफ द सीवर in trench. Next one 62 number question. The chamber of the dimension इतना दिया हुआ है 12 into 1.5 into 0.8 liquid depth of the flow flow इतना है। The surface loading rate and detention time respectively। surface flow rate पूछ रहा है और detention time पूछ रहा है, तो आप सिंपल निकाल लो। सरफेस फ्लो रेट सरफेस लोडिंग रेट हो जाएगा जो डिस्चार्ज और फ्लो ऑफ द वेस्ट वाटर ओवर प्लान एरिया। तो आपका डिस्चार्ज 700 था, सॉरी 720 इंटू 10⁻³ लीटर पर आवर था। और प्लान एरिया क्या हो जाएगा, 12 इंटू 1.5 जो कि दिया हुआ है। ये आपका जो ये 12 हो गया आपका लेंथ L, और ये विड्थ हो गया, ये हो गया आपका हाइट 0.8 आपका हाइट हो गया। तो आपको इससे डिवाइड कर देना होगा प्लान एरिया से। प्लान एरिया क्या हो जाएगा, LB। ये प्लान एरिया हो गया, ए हो गया L, ए हो गया B, और इसका हाइट हो जाएगा कुछ H। आपका इसका कुछ हाइट हो जाएगा H। तो आप प्लान एरिया से सिंपली इसको डिवाइड कर दो। अब फ्लो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, अब जो पूछ रहा है डिटेंशन टाइम। डिटेंशन टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, डिटेंशन टाइम को क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द ग्रिड चैम्बर को डिवाइड कर देंगे फ्लो ऑफ द इन चैम्बर कितना हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ चैम्बर कितना होगा, 12 इंटू 1.5 इंटू 8 डिवाइडेड बाई जो फ्लो हो रहा है। तो ये वॉल्यूम का हो गया मीटर क्यूब, मीटर क्यूब हो गया डायमेंशन। और इसका क्या हो गया, फ्लो क्या हो गया, मीटर क्यूब पर सेकेंड। जो भी आवर में है तो आवर में हो जाएगा पर आवर। तो ये मीटर क्यूब कट जाएगा, बाकी जो आएगा आंसर वो आवर में आ जाएगा, वो आवर ऊपर चला जाएगा। तो हो जाएगा आपका डिटेंशन टाइम। नेक्स्ट वन मैच करने का है।
impurity are removed from the sewage, the treatment unit are used. इम्प्योरिटी हटाने के लिए कौन सा ट्रीटमेंट यूनिट यूज किया जाएगा? तो लार्ज फ्लोटिंग मैटर है तो उसको क्या करेंगे, पहले स्क्रीन कर लेंगे, स्क्रीनिंग कर लेंगे। और सस्पेंडेड इनऑर्गेनिक मैटर है तो इनऑर्गेनिक के लिए पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि इनऑर्गेनिक मैटर हटाने के लिए क्या करते हैं, ग्रिड चैम्बर से उसको पास करवाते हैं, जिसमें क्या होता है 0.2 mm का जो से बड़ा पार्टिकल होता है वो रिमूव हो जाता है। सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मैटर किस में हटाओगे? आपको प्राइमरी क्लेरिफायर में हटाओ, इसको पीएसटी भी बोल सकते हो, पीएसटी प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक। सस्पेंडेड प्राइमरी सेडिमेंटेशन सस्पेंडेड मैटर क्यों बोल रहा हूँ, सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मैटर है इसलिए पीएसटी बोल रहा हूँ। और डिजॉल्व रहेगा तो आप ट्रिकलिंग फिल्टर भेजोगे, उसमें बैक्टीरियल एक्शन के थ्रू डिजॉल्व ऑर्गेनिक मैटर होगा, पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। जो आपका राइट हो जाए आप मिला लो। नेक्स्ट वन सी 264 नंबर क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर क्लेम एज ए एडवांटेज in respect to aerobic sludge digestion as compared to anaerobic sludge digestion? कौन सा एडवांटेज जो एरोबिक एज कम्पेयर टू एनारोबिक के है? आपका 268 नंबर क्वेश्चन था। टू 64 तो कह रहा है कि लोअर बीओडी कंसंट्रेशन इन क्या है सुपरसेंट लिक्विड, जो कुछ क्या रहा था क्वेश्चन में, क्लेम एडवांटेज इन रिस्पेक्ट ऑफ एरोबिक स्लज डाइजेशन एज कंपेयर किससे कर रहा है, एनारोबिक से। तो एरोबिक का जो होता है लोअर बीओडी कंसंट्रेशन होता है इन सुपरसेंट लिक्विड, सुपरसेंट लिक्विड का जो होता है उसका बीओडी जो बीओडी कंसंट्रेशन होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू सुपरसेंट लिक्विड। उसको बोलते हैं जब आप जो डाइजेशन के बाद जो आपका जो पानी ऊपर आएगा सेटल होने के बाद वो आपका क्या कहलाएगा, सुपरसेंट लिक्विड। उसका बीओडी का बात कर रहा है, तो बीओडी का बात कर रहा है उसके जो डाइजेस्ट होने के बाद, सारा ट्रीटमेंट होने के बाद जो डाइजेस्ट होता है स्लज, उसका जो उसका उससे जो वाटर रिलीज होगा उसके भी लिक्विड वो क्या बोलते हैं, सुपरसेंट लिक्विड। आई सुपरसेंट लिक्विड को क्या करते हैं, फिर से घुमा के कहाँ भेज देते हो, पीएसटी के पास, पीएसटी के पास भेज देते हो, फिर से ट्रीटमेंट इस लिक्विड का कराते हो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लोअर बीओडी कंसंट्रेशन हो जाएगा, जो थी उससे निकलेगा, किससे निकलेगा, जो एरोबिक डाइजेशन के बाद निकलेगा, किसके कंपेयर में, एरोबिक डाइजेशन के बाद। द प्रोडक्शन ऑफ स्लज विथ एक्सेलेंट डिवाटरिंग कैपेसिटी, जो एरोबिक वाला होगा उसका क्या होगा, डिवाटरिंग कैपेसिटी एक्सेलेंट होगा, अच्छा होगा, सही है ये भी। एंड ग्रेटर द प्रोडक्शन ऑफ मेथेन, प्रोडक्शन ऑफ मेथेन किस में ज़्यादा होता है, एनारोबिक में होता है, एनारोबिक में ही ना होता है जी प्रोडक्शन मेथेन का प्रोडक्शन। तो दिस इज द रॉन्ग, क्योंकि एरोबिक में तो होता ही नहीं है। लेसर ऑपरेशन कॉस्ट, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। एरोबिक का होता है जो हाइयर ऑपरेशन कॉस्ट होता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते रहना होता है। द लेसर कैपिटल कॉस्ट, ये बोल सकते हैं लेसर कैपिटल कॉस्ट हो सकता है, क्योंकि जो आपका जो कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा, जो टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा वो लेस होगा। दिस इज द D1 द राइट। क्या लिख रहा है, लोअर एनर्जी कंजप्शन स्पेशली क्या कर रहा है, एडवांटेज ऑफ एनारोबिक डाइजेशन ओवर एरोबिक डाइजेशन। लोअर एनर्जी कंजप्शन हो जाएगा एरोबिक का, सॉरी एनारोबिक का। हॉट क्लाइमेट, एस्केपली इन हॉट क्लाइमेट, नेट प्रोसीडर ऑफ द मेथेन कैन बी यूजफुल फॉर फ्यूल। एनारोबिक का सब प्रॉपर्टीज हो गया। 70% लेस स्पेस रिक्वायरमेंट
एनारोबिक में 70% लेस स्पेस रिक्वायरमेंट होता है। इसीलिए बोल रहे थे कि जो एरोबिक वाला है वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट उसमें कम होगा, क्योंकि एनारोबिक में क्या हो रहा है, आपका लेस थी जो स्पेस रिक्वायरमेंट है वो कम है, स्पेस रिक्वायरमेंट एनारोबिक में कम है। and less nutrient requirement and useful for sludge, 90% लेस स्लज प्रोडक्शन। एनारोबिक में क्या होता है, 90% लेस स्लज प्रोडक्शन होता है। द कैपिटल कॉस्ट बिकॉज हायर लोडिंग रेट, लोअर कैपिटल कॉस्ट होता है इसमें। नेक्स्ट वन 65 नंबर क्वेश्चन 265, द फॉलोइंग डाटा परमिट द सीवर डिजाइन सैंपल। जो आपको दिया हुआ है, इनिशियल बीओडी दिया हुआ है, फाइनल बीओडी दिया हुआ है, डाइल्यूशन फैक्टर दिया हुआ है, तब बीओडी ऑफ द सीवर निकालना है। तो बीओडी ऑफ द सीवर क्या हो जाएगा, डी ओ इनिशियल माइनस डी ओ फाइनल इंटू डाइल्यूशन फैक्टर, डाइल्यूशन फैक्टर। तो यहाँ पर 1% है तो डाइल्यूशन फैक्टर कितना हो जाएगा, 100/1। और ये डी ओ इनिशियल 10 है और डी ओ फाइनल कितना है, 2 है, तो 2 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 10 माइनस 2 8 हो जाएगा, और इंटू 100 800। दिस इज द राइट वन। सेम वन द सॉल्यूशन सी। मैच करना है सलाइड डिस्पोजल, सलाइडाइजेशन, एरोबिक रिएक्शन, और क्या है आपका एनारोबिक रिएक्शन। सलाइड डिस्पोजल है तो सलाइड डिस्पोजल किससे करते हैं, सलाइड डिस्पोजल नंबर क्वेश्चन है ये। सलाइड डिस्पोजल किस लिए करोगे, सलाइड डिस्पोजल कहाँ करोगे आप, लगून में करोगे, लुगनिंग में करोगे, पहले भी पढ़ चुके हैं आप, लुगनिंग में करोगे, क्योंकि अगर सलाज का डिस्पोज करना है तो कहीं गड्ढा में खोद के उसको फेंक के उसको कवर मटेरियल से ढक दो। सलाइडाइजेशन, सलाइडाइजेशन आप कहाँ करोगे, सलाइडाइजेशन आप कहाँ करोगे, सलाइडाइजेशन आप करोगे, सलाइडाइजेशन करोगे वहाँ पे सीडिंग करोगे। बिकॉज क्यों करोगे सीडिंग, सीडिंग इसलिए करोगे क्योंकि उसमें अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया एप्रोप्रिएट होना चाहिए ताकि उसको डाइजेस्ट कर सके। नेक्स्ट वन एरोबिक एक्शन। एरोबिक एक्शन में क्या हो जाएगा, एरोबिक एक्शन कांटेक्ट बेड में आप पढ़े थे रोटेटिंग बायोलॉजिकल फिल्टर, उसमें क्या था, रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर। इसमें क्या होता था, कॉन्टैक्ट बेड है, इसी में बैक्टीरिया चिपक के अपना ऑर्गेनिक मैटर खाते रहता था। या ट्रिकलिंग बेड में क्या रहता था, जो स्टोन प्रोवाइड करते हो उस पर सैंड प्रोवाइड करते हो, उस पर क्या होता है, बैक्टीरिया बैठ के खाते रहता है, तो जिस पे चिपक के खाते रहेगा तो उसे अटैच कॉन्टैक्ट बेड के रूप में बोल सकते हो। रिसर्कुलेशन, रिसर्कुलेशन क्या करेगा, रिसर्कुलेशन इन किसमें करते हैं, बायोफिल्टर्स। आपको कुछ टर्म याद ही रखना पड़ेगा। रिसर्कुलेशन किस में करोगे, बायोफिल्टर में। रिसर्कुलेशन किस में करोगे, बायोफिल्टर में। आपका करेक्ट हो जाएगा जो ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट वन सीवेज सिकनेस अकर्स में ऑलरेडी डिस्कस। सीवेज सिकनेस कब करेंगे, जब क्या होगा, जब आप एक ही जगह लगातार पानी देते रहोगे तो क्या होगा, जो सॉइल है उसका क्या होगा, वॉइड, वॉइड क्या हो जाएगा, क्लॉग हो जाएगा। आप सीवेज का पानी एक ही जगह देते रहोगे तो सीवेज में बहुत सारा होता है छोटा छोटा पार्टिकल, वो क्या करेगा, इसके वॉइड को क्लॉग कर देगा, सॉइल के वॉइड को। तो उससे क्या होगा, सॉइल का एरिएशन नहीं हो पाएगा, हवा अंदर नहीं जा पाएगा, और क्या होगा, void get clogged due to continuous application of the सीवर। उसे क्या बोल देंगे आप, आपका क्या हो गया, सीवेज सिकनेस हो गया।
वहां पर क्या हो जाता है, एनारोबिक कंपोजिशन डेवलप हो जाता है, क्योंकि उसमें सॉइल में एयर तो जा नहीं पाता है। तो अब सिंपल वन था, पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। 268 डिजाइन ऑफ a storm sewer, the time of the concentration is relevant to detention to determine the time of the concentration। क्या करा था क्वेश्चन में, the design of a storm sewer, the time of the concentration is relevant to determine क्या करेगा, टाइम ऑफ द कंसेंट्रेशन आपका है जो रेनफॉल इंटेंसिटी डिटरमाइन करेगा। सीवर के डिजाइन में जो टाइम ऑफ द कंसेंट्रेशन है वो रेनफॉल इंटेंसिटी डिटरमाइन करेगा। देखो कैसे डिफाइन कर रहा है, रेनफॉल इंटेंसिटी इज इक्वल टू होता है 25.4 ए डिवाइडेड बाई टी प्लस बी। ए एंड बी आर द कांस्टेंट डिपेंडिंग ऑफ अ स्टॉर्म ड्यूरेशन। दैट इससे क्या पता चलता है, टाइम ऑफ द कंसंट्रेशन क्या है, इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल को डिटरमाइन करने में हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्फ प्यूरिफिकेशन ऑफ द रनिंग स्ट्रीम मे बी ड्यू टू। सेल्फ प्यूरिफिकेशन किसके वजह से हो जाता है, तो पहले जब रिवर में वाटर सीवेज वाटर को डालोगे तो पहले क्या होगा, मिक्स होगा, तो उसको क्या बोलोगे आप, डाइल्यूशन बोल दोगे। मिक्स होने के बाद क्या होगा, धीरे धीरे वो सस्पेंड होने लगेगा, सस्पेंडेड होने लगेगा बॉटम में, उसको क्या बोलोगे, सेडिमेंटेशन। उसके बाद क्या होगा, उसको बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज करने लगेगा, ऑर्गेनिक मैटर होगा उसको खाने लगेगा, ऑक्सीडेशन होने लगेगा। So B वन द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following best disposal takes are achieved by septic tank its disposal trench। तो मतलब ये कह रहा है which one of the disposal tank achieved by septic tank with dispersion range। तो क्या क्या हो जाएगा, पहले क्या होगा, सेटलिंग होगा एंड क्या बोल रहा है, सेप्टिंग टैंक में आपका क्या होता है, जो आपका सेप्टिंग टैंक में जो भी वाटर आता है पहले क्या होता है, सेटल्ड होता है, और उसके बाद क्या होता है, इसमें एनारोबिक डाइजेशन होता है, दैट इज द राइट वन बी। एंड और एक एनारोबिक सीवेज स्टेबलाइजेशन, दिस इज आल्सो राइट वन, बट ऑप्शन आर टू कोई गिवन है टू, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या होगा, बायो ऑक्सीडेशन ऑफ द इन्फ्लुएंट। क्या होगा, सेप्टिंग टैंक इज अंडरग्राउंड चैम्बर मेड ऑफ द कंक्रीट और फाइबर ग्लास, द प्लास्टिक द डोमेस्टिक वेस्ट वाटर ऑफ द सीवेज ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रीटमेंट। द सेटलिंग होता है पहले, उसके बाद एनारोबिक प्रोसेस होता है, रिड्यूस द सॉलिड एंड ऑर्गेनिक मैटर, द ट्रीटमेंट यूनिट इफिशिएंसी ओनली मॉडरेट होता है। तो इसमें 2 और 4 इज द राइट ऑप्शन, 2 और 4 इज द राइट ऑप्शन। पहले क्या होगा, एनारोबिक डाइजेशन हो, पहले सेटलिंग होगा, उसके बाद एनारोबिक डाइजेशन होगा, और उसके बाद क्या होगा, बायो ऑक्सीडेशन ऑफ द इन्फ्लुएंट, जो इन्फ्लुएंट निकलेगा उसका क्या होगा, बायो ऑक्सीडेशन होगा, उसको बैक्टीरिया खाएगा ऑक्सीडेशन करके। नेक्स्ट वन 71 नंबर क्वेश्चन, 271, which one of the following air pollutant are responsible for photochemical smog। कह रहा है कि फोटोकेमिकल स्मॉग के लिए कौन कौन सा एयर पॉल्यूटेंट है जो रिस्पॉन्सिबल है, तो कौन कौन सा है, आपका जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड होगा वो फोटोकेमिकल के रिस्पॉन्सिबल होगा, और अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन दोनों होगा जो क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर किसके लिए होगा, फोटोकेमिकल स्मॉग। नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन मोस्ट सिग्निफिकेंट कंस्टिट्यूएंट तो क्या है, किसके लिए है, फोटोकेमिकल स्मॉग के लिए। नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड है और क्या है, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन जो होगा वो क्या होगा, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन क्या होगा, फोटो केमिकल स्मॉग के लिए क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। तो 1 एंड 3 आर द राइट। ये क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्विपमेंट है और पॉल्यूटेंट रिमूवल है, मेथड कौन सा है, इक्विपमेंट और क्या रिमूव करेगा वो दिया है। तो क्या कह रहा है,
आपका किससे क्या हटेगा? इलेक्ट्रॉनिक प्रेसिपिटेटर है, फर्स्ट वन इलेक्ट्रॉनिक प्रेसिपिटेटर है, उससे आप क्या हटाओगे? इलेक्ट्रॉनिक प्रेसिपिटेटर से आप फाइन डस्ट हटा लेना। और साइक्लोन से आप क्या हटाओगे? साइक्लोनिक प्रेसिपिटेटर से आपके हटा लोगे कोर्स पार्टिकल। कोर्स थोड़ा सा कोर्स होगा, जो फाइन डस्ट होगा उसकी ये जो एनटीपीसी में यूज करते हैं थर्मल पावर प्लांट में, वो फाइन डस्ट होता है, वहाँ पे क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक प्रेसिपिटेटर का यूज कर लेते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला प्रेसिपिटेटर। और साइक्लोन में जो थोड़ा सा बड़ा पार्टिकल होगा, साइक्लोन में क्या होता है? एक चैम्बर होता है, और उसको क्या करते हैं? ओमेगा से इसको रोटेट करते हैं, और इसमें अनपॉल्यूटेड पॉल्यूटेड एयर होता है, उसको घुमाते हैं, तो जो पॉल्यूटेंट होगा तो क्या करेगा? घूमेगा। और जिसका वेट ज़्यादा होगा एयर से पार्टिकल का, तो पार्टिकल का तो जो पार्टिकल है सस्पेंडेड पार्टिकल, वो क्या होगा? वो एयर से तो ज़्यादा ही भारी होगा, तो क्या होगा? सेंट्रीफ्यूगल के फोर्स के कारण बाहर की ओर फेंका जाएगा। फेंकाने के बाद क्या होगा? वो यहाँ पे जमा हो जाएगा साइड में। उसको बाद क्या करते हैं? उसको एक चैम्बर में धीरे धीरे साइज कलेक्ट होते चल जाता है, उसके बाद नीचे से रिमूव कर लेते हैं। नेक्स्ट वन वेट स्क्रबर। वेट स्क्रबर से आप क्या रिमूव करोगे? वेट स्क्रबर से आप क्या करोगे? गैसों को रिमूव कर लोगे वेट स्क्रबर से। एब्जॉर्बर से क्या कर लोगे? एब्जॉर्बर से आप क्या कर लोगे? नेक्स्ट वन सल्फर डाइऑक्साइड को रिमूव कर लोगे। वेट स्क्रबर में क्या होता है? बेसिकली उसमें वाटर का फव्वारा चलते रहता है। बी द राइट ऑप्शन। क्या दिया है? वेट स्क्रबर इलेक्ट्रॉनिक प्रेसिपिटेटर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स separated the dust particle exhaust from gas. Cyclonic used to collect the medium sized particle and coarse particle. Wet scrubber operated by the introducing क्या कर रहा है? ड्राई गैस और स्ट्रीम स्क्रबर लिक्विड टिपिकली वाटर पार्टिकुलर मैटर और गैस टू कलेक्ट द स्क्रबर लिक्विड। मतलब कि उसमें लिक्विड चलते रहता है, लिक्विड बहते रहता है, उसमें गैस प्रोवाइड करते हैं, तो क्या होता है? लिक्विड में स्टिक होके वह पानी के साथ नीचे गिर जाएगा। और सल्फर डाइऑक्साइड रिमूव बाय द effective absorption like activated carbon on एब्जॉर्बर के रूप में एक्टिवेटेड कार्बन यूज कर लेते हैं। आपको हो गया। नेक्स्ट वन, ये बड़ा लंबा क्वेश्चन है जी। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच। आपका पूछ रहा है कौन कौन सा पेयर है जो करेक्टली मैच है। तो यूट्रोफिकेशन पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। जब आपका एक्सेस न्यूट्रिएंट बोले तो नाइट्रोजन और फास्फोरस आपका ज़्यादा अगर प्रोवाइड कर रहे हो तो क्या हो जाएगा? एल्गी ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगा। इतना हो जाएगा कि तुरंत ही ऑर्गेनिक मैटर खत्म कर देगा जो पानी में है। उसके बाद क्या कर देगा? एक दूसरे को खाने लगेगा, एल्गी वगैरह बैक्टीरिया वगैरह एक दूसरे को ही खाने लगेगा, तो क्या हो जाएगा? यूट्रोफिकेशन ऑफ लैक हो जाएगा। एक्यूमुलेशन लीडिंग क्या हो जाता है? न्यूट्रिएंट एक्यूमुलेशन लीडिंग टू इकोसिस्टम चेंज अकरिंग इन इम्पॉर्निंग बाजार। दिस इज द राइट वन। न्यूट्रिएंट का एक्यूमुलेशन होगा तो एक घटना घट जाएगा यूट्रोफिकेशन वाला। ऑटोट्रॉफिज्म क्या होता है? यूटिलाइजेशन ऑफ rearrangement of the decomposition of the complex matter are predominant. This is the wrong one. मैं तो राइट इस डायरेक्ट पढ़ देता हूँ। ऑटोमॉर्फिज्म is the ability to produce the organic matter, reduce the inorganic matter using the external energy source as a light और photosynthesis chemical reaction। हेटरोट्रॉप्स क्या करेगा? ऑटोट्रॉप्स क्या करेगा? इनऑर्गेनिक पार्टिकल को खाएगा। और हेटरोट्रॉप्स क्या करेगा? ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मैन्युफैक्चर इट ऑन फूड मैन्युफैक्चर नहीं करता है। कार्बन फिक्सेशन दे ड्राइव द टेकन न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर और कार्बन से सोर्स ऑफ एनर्जी लेता है। एनिमल मैटर फूड लाइक हेटरोट्रॉप्स आर सेकेंडरी एंड टर्टरी कंज्यूमर में आता है सर। राइट वन ऑप्शन इज वन एलोन हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो हेटरोट्रॉप में क्या लिखा हुआ था? प्रेडोमिनेंस फिक्सेशन ऑफ द लाइट एनर्जी इनऑर्गेनिक बोल रहा है, सबस्टांस है, ये तो ऑर्गेनिक खाता है हेटरोट्रॉप। सिंपल वन।
और इसमें क्या बोल रहा था ऑटोट्रॉफिज्म में क्या था, ऑटोट्रॉफ में क्या करता था, ये इनऑर्गेनिक पार्टिकल खाता था। तो ये क्या कर रहा है, डिकम्पोज ऑफ द डोमिनेंट, ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, the typically density in kg per cubic in situ well compacted municipal solid land filling in the range of। आप जो डेंसिटी है जो कंपैक्ट करोगे म्यूनिसिपल सॉलिड को, जो लैंडफिल में अगर फेंकते हो तो उसको कितना डेंसिटी तक कंपैक्ट करना चाहिए। द डेंसिटी ऑफ वेल कंपैक्टेड म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट इन लैंड फिलिंग इन रेंज ऑफ कितना होता है, 310 to 500 kg पर मीटर क्यूब। दिस इज द बी द राइट ऑप्शन। आपको 310 से 500 तक आपको केजी पर मीटर क्यूब तक उसको कंपैक्ट करना होता है, समझे। नेक्स्ट वन, ये वेल कंपैक्टेड सीवेज आती है, वो आपका जो डिस्पोजल हुआ लैंड फिलिंग मेथड हुआ उसका वेल कंपैक्टेड का एक क्राइटेरिया हुआ कि आपको उतना कंपैक्ट करना होगा 310 से लेके 500 केजी पर मीटर क्यूब। 275 नंबर क्वेश्चन, which one of the following material are used to land filling sealant for control the gas leaching and movement। एक क्वेश्चन आप इसी टाइप का कर चुके पहले। आपका कह रहा है कि आप जब लैंड फिलिंग करोगे तो उस पे कौन सा मटेरियल है जो सीलेंट के रूप में यूज करोगे, ऊपर भी दोगे नीचे भी दोगे सीलेंट के, ताकि इसमें जो गैस बन रहा है और जो केमिकल बन रहा है वो लीच करके अंडरग्राउंड वाटर में जाके ना मिले। तो लाइम से तो होगा नहीं, सैंड से भी नहीं होगा, ये दोनों तो रॉन्ग हो गया। फ्लाई से भी नहीं होगा। बेंटोनाइट रबर प्रोवाइड करोगे और बेंटोनाइट प्रोवाइड करोगे, बराइल रबर और बेंटोनाइट प्रोवाइड कर दोगे। 3 and 5 इज द राइट वन। इसमें क्या प्रोवाइड करना होता है, बेंटोनाइट और बेराइल रबर। ये क्या करता है, सीलेंट प्रोवाइड करता है, सील प्रोवाइड करता है ताकि उसमें गैसेस है और लिक्विड जो है वो लीच करके अंडरग्राउंड वाटर में ना जाए। टू सोर्स जनरेट नॉइस लेवल ऑफ द 90 डेसिबल और 94 डेसिबल रिस्पेक्टिवली। तो कम्युलेटिव इफेक्ट ऑफ द टू नॉइस ऑफ द ह्यूमन ईयर, दोनों को मिलाकर कितना इफेक्ट आएगा। इसका पहले भी फार्मूला पढ़ चुके हो, एल इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है 10 log 10 to the power L1, जो L1 जो नॉइस था 90 और बाई 10 आप प्लस कर लो 10 log L2 बाई 10, और सही जितना नॉइस लेवल रहे आप करते जाओ प्लस प्लस। तो आपका 10 तो 90 बाई 10, यहाँ पर 94 बाई 10, ये फार्मूला आप याद रख लेना, 95.5 आएगा। ये तो बिना कैसी का बनेगा नहीं क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, टू आइडेंटिकल सेंट्रीफ्यूगल पंप है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, दो सेंट्रीफ्यूगल पंप है ऑपरेटेड इन पैरेलल। एक सेंट्रीफ्यूगल पंप और दूसरा सेंट्रीफ्यूगल पंप आपका क्या कर रहा है, ऑपरेट इन पैरेलल। तो आपका क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज इससे भी क्यू आ रहा है, इससे क्यू भी क्यू आ रहा है, तो डिस्चार्ज तो क्या हो जाएगा 2Q हो जाएगा। और जो हेड है प्रेशर हेड वो तो सेम रहेगा, अगर इसका भी एच था इसका भी एच था तो आपका जो नेट हेड होगा वो भी एच होगा। तो क्या होगा, ऑपरेटेड डिलीवरी स्पीड ऑफ द बोथ आर आइडेंटिकल एंड रोटेट डिस्चार्ज क्यू एंड हेड टोटल हेड एच सिस्टम ऑपरेटेड डिस्चार्ज ऑफ द, क्या होगा इसका आंसर बी हो जाएगा। तो टोटल डिस्चार्ज क्यू रहेगा, एक्सपोरोमेटली डबल हो जाएगा, डिस्चार्ज है जो डबल हो जाएगा, डिस्कस कर दी। हेड क्या होगा, जो रिमेन सेम होगा, बी इज द राइट वन। uh, 78 278, a storage of the water by the impounding is required where, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ क्वेश्चन। इम्पाउंडिंग ऑफ द रिजर्वायर को क्यों बनाते हैं। 278, the large variation of the quantity of the river flow and from the time to time। अगर आपका रिवर का फ्लो वेरिएशन अगर ज़्यादा है तो आप क्या करोगे, एक इम्पाउंडिंग रिजर्वायर बना दोगे, जैसे जस्ट लाइक डैम बना दोगे। क्या कर लोगे आप, यूज कर लो, स्टोर कर लोगे वाटर। जब वाटर का सप्लाई रिवर में कम होगा तो उस टाइम आप स्टोर वाटर को यूज कर लोगे। सी द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन, द वाटर ट्रीटमेंट प्लांट डिजॉल्व आयरन एंड मैग्नीज रिमूव फ्रॉम द वाटर बाई। आयरन एंड मैग्नीज को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, एरिएशन करते हैं।
एरिएशन करेंगे, उसके बाद जो हो ऑक्साइडाइज होके आयरन मैग्नीज क्या बना लेगा, Fe का ऑक्साइड बना देगा, और मैग्नीज का Mn का भी ऑक्साइड बना देगा। तो आपका क्या हो जाएगा, ये क्या करेगा, एरिएशन करेंगे ऑक्सीजन प्रोवाइड करके, एरिएशन एंड सेडिमेंटेशन। एरिएशन कर देंगे, उसके बाद सेडिमेंटेशन करवा के उसको सेटल करवा लेंगे। आयरन और मैग्नीज रहेगा तो उसको क्या करेंगे, एरिएशन करेंगे, उसमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद उसको क्या करेंगे, सेडिमेंटेशन भी प्रोवाइड कर देंगे। सेडिमेंटेशन करवाने के बाद वो सेटल हो जाएगा आयरन और मैग्नीज का ऑक्साइड। नेक्स्ट 280 नंबर क्वेश्चन, वेरियस ट्रीटमेंट ऑफ प्रोसेस इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आर लिस्टेड बिलो। तो उसको करेक्ट सीक्वेंस बताना है, ये भी ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो पहले आप क्या करोगे, ये हो जाएगा, पहले क्या करोगे, आप कोगुलेशन करोगे। कोगुलेशन के बाद क्या करोगे, उसको जो कोगुलेट मिलाओगे उसको फ्लोकुलेशन करोगे, मिक्सिंग करोगे। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद सेडिमेंटेशन करवाओगे। सेडिमेंटेशन के बाद उसके बाद क्या करवाओगे, फिल्ट्रेशन करवाओगे। और फिल्ट्रेशन करवाने के बाद उसको क्लोरिनेशन कर दोगे, लास्ट वन। उसके बाद आप पीने के लिए भेज दोगे। बी द राइट ऑप्शन। कोगुलेशन पहले करवाओगे, उसके बाद फ्लोकुलेशन करवाओगे, उसके बाद सेडिमेंटेशन करवाओगे, उसके बाद क्या कराओगे, फिल्ट्रेशन, उसके बाद लास्ट वन क्लोरिनेशन। नेक्स्ट वन, द इफेक्टिव साइज of a sand and its uniformity coefficient are usually a specified parameter of the sand filter in shallow sand filter as compared to rapid sand filter. तो रैपिड सैंड स्लो सैंड फिल्टर का स्लो सैंड फिल्टर का होता है, तो जो कॉफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिलिटी क्या होता है, आपका ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू क्या होता है। पहले तो इफेक्टिव साइज का बात करते हैं। इफेक्टिव साइज क्या हो जाता है, इफेक्टिव साइज ऑफ द स्लो सैंड फिल्टर आप पढ़ोगे कितना होता है, 0.25 से 0.35, एंड रैपिड का क्या पढ़े थे, 0.35 से 0.6 mm। तो आपका सबसे ज्यादा किसका इफेक्टिव साइज ज्यादा हुआ, रैपिड सैंड फिल्टर का हुआ। तो रैपिड फिल्टर का साइज क्या हो गया, आपका इफेक्टिव साइज मोर हो जाएगा। एंड इफेक्टिव साइज क्या किसका पूछ रहा है, इफेक्टिव साइज ऑफ द स्लो सैंड फिल्टर एज कम्पेयर टू रैपिड सैंड फिल्टर। तो इफेक्टिव साइज कितना था स्लो सैंड फिल्टर का, 0.25 टू 0.35, और रैपिड सैंड फिल्टर का 0.6 तक था, 0.35 से 6.6 तक था। तो स्लो सैंड फिल्टर का कम हो गया, तो इफेक्टिव साइज लेस हो जाएगा। और कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी किसका हो जाता है, स्लो सैंड का ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट वन कितना हो जाता है, ये भी देख लेते हैं। आपका साइज रेंज तो मैं डिस्कस कर दूंगा हूँ। कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिलिटी क्या हो जाता है, 1.8 से लेके 1.3 फॉर स्लो सैंड फिल्टर, और इसका देखिए कम है, रैपिड सैंड फिल्टर का 1.2 से 1.8 है। नेक्स्ट वन, which one of the if the ammonia in present in water only change in figure would be have been curve should be। पूछ रहा है कि अगर वाटर में आपका अमोनिया प्रेजेंट है तो इस कर्व में क्या फर्क पड़ेगा। तो मैं इस क्वेश्चन को पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। तो अगर आपका अमोनिया में वाटर प्रेजेंट है तो ये जो 20 पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, ये क्यों हो रहा है कि ऑर्गेनिक मैटर है जो अमोनिया को सॉरी जो क्लोरीन है उसको कंज्यूम कर ले रहा है, कंज्यूम बाय डिसइंफेक्टेंट। तो एक क्या कंज्यूम कर ले रहा है, तो अब क्या हो जाएगा, अगर इसमें अगर अमोनिया प्रेजेंट है तो शुरू में ही क्या बना लेगा, NH2 का Cl2 बना लेगा। इसमें शुरू से ही रेसिडुअल क्लोरीन आने लगेगा। तो ये क्या पॉइंट होगा, बी पॉइंट ए से स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है पासेज थ्रू ओरिजिन से पास करने लगेगा। नेक्स्ट वन, which one of the following is the purpose of the providing surge tank in pipeline पाइप कैरिंग वाटर। सर्ज टैंक किस लिए प्रोवाइड करते हैं आप, सर्ज टैंक इसलिए प्रोवाइड करते हो, सर्ज टैंक किस लिए प्रोवाइड करते हो, आपका जब आप वाटर को कैरी कर रहे होते हो तो क्या होता है, अगर प्रोटेक्ट द पाइप लाइन अगेंस्ट द वाटर है ना। आप अगर पाइप लाइन में वाटर ले जा रहे हो,
आप मतलब कि सडन यहाँ पे जो लास्ट में जो भल लगा हुआ होता है, तो क्या होता है, आप उसको जब सडन क्लोज कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक वाटर रुक जाएगा फ्लो। तो इसमें एक वेव डेवलप होता है, उसको क्या बोलते हैं, सर्ज वेव। और वो क्या करता है, पाइप पे एक प्रेशर लगाता है बाहर की ओर, तो उसको हुक्स प्रेशर बोलते हैं। तो इसलिए है यहाँ पे एक आपका सर्ज टैंक प्रोवाइड किया जाता है, जो क्या करता है, जो वेव ट्रेवल हुआ वो क्या है, इसमें चला जाएगा और इसमें वाटर का फ्लो लेवल उठ जाएगा। इससे क्या होगा, आपका जो आगे का पाइप है वो प्रेशर से प्रोटेक्ट हो जाएगा। जो हुक्स प्रेशर डेवलप हो रहा है ड्यू टू वाटर हैमर, तो वाटर हैमर का जो इफेक्ट को प्रोटेक्ट करेगा पाइपलाइन को। अगर आप सडन क्लोज करते हो तो मे भी चांस है कि पाइप आपका फट जाए उस हुक्स प्रेशर के कारण। आपका सर्ट टैंक प्रोवाइड कर दोगे टू प्रोटेक्ट द पाइपलाइन अगेंस्ट द वाटर हैमर। नेक्स्ट वन देखो, आपका एक रिजर्वायर है, रिजर्वायर से वाटर जा रहा है, यहाँ पे टरबाइन लगा हुआ है, ये पैन, इसको पैन स्टॉक बोलते हैं, ये सर्ज टैंक है। अब मान लो कि यहाँ पे बल्ब है आपका, ये तो बल्ब है, तो इसको क्लोज करोगे तो आपका इधर वाटर इधर की ओर क्या जाएगा, इधर की ओर आपका जाएगा वेव। तो यहाँ पर ये क्या होगा, इसमें प्रेशर डेवलप हो जाएगा। अगर यहाँ पर आप सर्ज टैंक प्रोवाइड किया हो तो क्या हो, यहाँ पे वेव क्या करेगा, थोड़ा सा फ्लॉकलेट कर देगा, आपका ऊपर चल जाएगा वाटर लेवल, इधर इफेक्ट नहीं दिखेगा सर्ज वेव का। तो क्या हो जाएगा, आपका पाइप बच जाएगा इधर का फटने से। नेक्स्ट वन, मैच वाटर ट्रीटमेंट यूनिट और डिटेंशन टाइम को मैच करवाना है। तो आपका जो आपका क्या हो जाएगा, कितना नंबर क्वेश्चन था, 184, 184। 2 आवर दिया है, ये तो गुप्ता गुप्ता का आंसर नहीं है, मैच नहीं कर रहा भाई। जो भी हो, आपका क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन से ही कर देता हूँ। डिटेंशन पीरियड क्या हो जाएगा, डिटेंशन पीरियड फॉर रैपिड मिक्सिंग यूनिट 30 से 60 सेकेंड होता है। आपका जो डिटेंशन पीरियड ऑफ द फ्लोकुलेशन के लिए 10 से 40 मिनट होता है। प्लेन सेडिमेंटेशन के लिए क्या हो जाता है, 3 से 4 आवर। और कॉगुलेशन के लिए क्या पढ़े थे, 2 से 2.5 आवर। यहाँ से देख लो तो ये ऑप्शन हो जाएगा, मैं एक बार कर देता हूँ, इसमें तो रट्टे मार लो, इसका कोई उपाय नहीं है। ये है, एक का 3 है, एक का 3 क्या था, रैपिड मिक्सर का क्या हो जाएगा 30 सेकेंड। एंड फ्लोकुलेटर का क्या हो जाएगा 30 मिनट। फ्लोकुलेटर का कितना करेंगे 30 मिनट। प्रोपेलर का कितना देरी करेंगे, प्रोपेलर मिक्सर यूनिट का 10 सेकेंड। और सेडिमेंटेशन टैंक का क्या करेंगे, 2 आवर। बाकी देख लेना, इसमें कुछ ओल्ड डाटा है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन। नेक्स्ट वन, 285, द मैक्सिमम फ्लो occurs in एक सेफ रिसीवर when the ratio of dy/d रेशियो। आपको एक सेफ सीवर में पूछ रहा है dy/d का रेशियो फॉर डिस्चार्ज, मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए आप 0.95 पढ़े थे, और फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए 0.81 पढ़े थे dy/d का रेशियो। तो आपका मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए क्या हो जाएगा 0.9, मैक्सिमम फ्लो मतलब मैक्सिमम डिस्चार्ज हुआ 0.95। द फॉलोइंग 3 स्टेज known occur the biological action involved in this process of the slightization। आपकी एक तो ऑप्शन क्या दिया है, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेज, ये पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। पहले क्या होगा, पहले एसिड का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद क्या होगा एसिड का रिग्रेशन, उसके बाद लास्ट में एल्कलाइन फॉर्मेशन, उसके बाद क्या हो जाएगा मेथेन का फॉर्मेशन। आपका हो जाएगा डी वन द राइट। पहले एसिड का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद रेडिएशन होता है, उसके बाद एल्कलाइन फॉर्मेशन होता है, एल्कलाइन फॉर्मेशन के बाद आपका मेथेन फॉर्मेशन होता है। द फ्रेश सीवर मॉइस्चर कंटेंट ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ।
99% है और मॉइस्चर कंटेंट रिड्यूस टू 96%, तो वॉल्यूम ऑफ द सलज कितना हो जाएगा घटाने पर? तो भी इसमें क्या हो जाता है, V इंटू 100 माइनस पी परसेंटेज ऑफ द मॉइस्चर, एंड अगर V1 100 माइनस P1 ऐसे कर लो। आपका अगर इनिशियल वॉल्यूम कितना था, इनिशियल वॉल्यूम आपका कुछ है आपका V है, और आपका P क्या था 99, और यहाँ पे आपका जो फाइनल वॉल्यूम है जो निकालना है आपको 100 माइनस पी 296, तो ये घटा के आ जाएगा 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा V/4। तो क्या कर रहा है, रिडक्शन इन कितना हो जाएगा आपका V/4 बच जा रहा है, तो मतलब कि 25% बच जा रहा है, तो रिडक्शन कितना हुआ 75%। नेक्स्ट वन, the nature of the solid with the least to unit operation or process connected with the removal, and select the correct answer using the code given below the listed। ये दिया हुआ है आपका 288 नंबर क्वेश्चन। आपको किसको किससे हटाओगे, डिजॉल्व सॉलिड है, कोलाइडल सॉलिड है, वोलेटाइल सॉलिड है और सेट लेवल सॉलिड है। तो पहले आपका क्या दिया आंसर, ये दिया है, तो आप कर लो सीधा सीधे। आपका डिजॉल्व सॉलिड है तो डिजॉल्व सॉलिड में साल्ट वगैरह आता है, तो डिजॉल्व सॉलिड को रिमोर्स ऑस्मोसिस करा दो। और कोलाइडल सॉलिड है तो कोलाइडल सॉलिड को क्या करवाओगे, कोगुलेशन करवाओगे, सिंपल वन। एंड वोलेटाइल सॉलिड किससे करवाओगे, वोलेटाइल सॉलिड है तो वोलेटाइल सॉलिड को क्या कराओगे, डिग्रेडेशन कराओगे, लास्ट वन। और सेट लेवल सॉलिड को क्या करोगे, वोलेटाइल सॉलिड को डाइजेशन करवा दिए, और सेट लेवल सॉलिड को सेडिमेंटेशन करा दो, सिंपल वन। डिजॉल्व सॉलिड है तो डिजॉल्व सॉलिड में क्या करते हैं हम, रिवर्स ऑस्मोसिस करते हैं, घर में आरओ लगा हुआ होता है उसमें क्या करते हैं, डिजॉल्व जो मिनरल्स होता है उसको छानते हैं, तो डिजॉल्व सॉलिड से रिमूवल क्या कर रहे हैं, और रिवर्स ऑस्मोसिस से। अब कोलाइडल सॉलिड है तो कोलाइडल सॉलिड पार्टिकल था अगर जब वाटर ट्रीटमेंट में, तो उसमें क्या कर रहे थे, कोगुलेंट आ रहे थे, उसको कोगुलेशन कर रहे थे, सिंपल वन। वोलेटाइल सॉलिड होता है, वोलेटाइल बेसिकली ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर है तो उसको क्या करोगे, खा पी के उसको डाइजेस्ट करवाओगे बैक्टीरिया से। और सेट लेवल सॉलिड है सेम, सेट लेवल है तो उसको सेडिमेंटेशन कराएंगे। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन 289 नंबर, ऑक्सीडेशन डिच द एक्सेस सलाइज आर टेकन टू कहाँ देंगे, डायरेक्ट ड्राइंग बेड पे देंगे, क्योंकि ऑक्सीडेशन डिच में क्या होता है, ऑक्सीडेशन डिच में क्या होता है, मान लो आपका ये आपका ऑक्सीडेशन डिच है, ऑक्सीडेशन डिच है तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक्सटेंडेड एरिएशन सिस्टम होता है। एक्सटेंडेड एरिएशन सिस्टम मतलब कि इसमें ऑक्सीजन इतना प्रोवाइड किया जाता है कि ओवरऑल आपका एरोबिक में होता है और एरोबिक कंडीशन में होता है, और सफिशिएंट मैकेनिकली इसमें ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाता है। तो आपका क्या होगा, इसमें बीओडी रिमूवल एफिशिएंसी सबसे हाई होगा ऑक्सीडेशन डिच में। तो क्या पूछ रहा था, अच्छा तो बीओडी रिमूवल मैक्सिमम हो रहा है तो उसके बाद क्या करेंगे, सिंपल ड्राइंग बेड पे आपको उस जो सलाइज निकलेगा उसको ड्राइंग बेड पे फेंक देंगे, उसको क्यों फिर बेकार, उसको डाइजेशन वगैरह करवाने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वन, द लिक्विड स्ट्रीम ऑफ द सीवेज treatment scheme consist of, the liquid stream of the sewage treatment consist of, क्या क्या कंस्टिट्यूट करता है, liquid stream of the treatment करेक्ट करना है, करेक्ट बताना है कि कौन सा फॉलो कर रहा है। तो आपके पहले क्या होगा, पहले भी बता चुका हूँ, इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन है गुप्ता में। तो पहले क्या करोगे, पहले आप स्क्रीनिंग कर दोगे, उसके बाद क्या करोगे, ग्रिड चैम्बर से पास करा। पहले जो फ्लोटिंग मटेरियल होगा, फ्लोटिंग मटेरियल को क्या कर लोगे, पहले यहाँ से स्क्रीन लगा के, स्क्रीन मतलब होता है छन्ना, छन्ना लगा के उसको छान लोगे।
उसके बाद क्या कराओगे, ग्रिड चैम्बर दोगे। ग्रिड चैम्बर में क्या होगा, इनऑर्गेनिक पार्टिकल है जो सेटल्ड होगा, और उसके बाद क्या करोगे, इसको पीएसटी में भेजोगे। प्राइमरी सेडिमेंटेशन टाइप में क्या होगा, ऑर्गेनिक पार्टिकल सेटल होगा अप टू 60%। और नेक्स्ट वन इज द ट्रिकलिंग फिल्टर। अब उसके बाद क्या करोगे, जब पीएचटी से निकलेगा पानी उसको क्या करोगे, ट्रिकलिंग फिल्टर से पास करवाओगे। उसमें क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर जो डिजॉल्व ऑर्गेनिक मैटर होगा उसको क्या करेगा, बैक्टीरिया खा जाएगा। और जब ट्रिकलिंग फिल्टर से निकलेगा तो उसमें जो भी होगा उसको एसएसटी से पास करवा देंगे। इधर सी बन है, इधर राइट आंसर। नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर नॉट करेक्टली मैच। कौन सा पेयर है जो करेक्टली मैच नहीं है। एक्टिवेटेड सलज, एक्टिवेटेड सलज इज द anaerobic sludge process, that is the wrong one। एक्टिवेटेड सलज में क्या होता है, आपको एरोबिक होता है, क्योंकि उसमें एरिएट इस टाइप का कुछ एरिएटर लगा होता है। जो आपका एएसपी होता है उसमें एक एरिएटर लगा हुआ था जो कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन सप्लाई करते रहता है, तो एरोबिक कंडीशन में होता है। दैट इज द राइट वन। नॉट पूछ रहा है। ट्रिकलिंग फिल्टर अटैच ग्रोथ सिस्टम। ट्रिकलिंग फिल्टर पहले ही बता चुका हूँ कि उस पर बैक्टीरिया होता है जो सैंड बेड होता है उस पर चिपक जाता है, तो चिपकने का प्रोसेस क्या बोलता है, अटैच कल्चर बोलता है उसको। और जब एएसपी में क्या होता है, सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम होता है। इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया और ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, सस्पेंडेड फॉर्म में होता है। ऑक्सीडेशन पॉन्ड में क्या होता है, एल्गी होता है। बिल्कुल सही है, एल्गी तो होता ही नहीं। चैनल ग्रेट चैम्बर प्रपोर्शनल बियर प्रोवाइड करते हैं। हाँ, ग्रेट चैम्बर के साथ प्रपोर्शनल बियर प्रोवाइड करते हैं फॉर वेलोसिटी कंट्रोल डिवाइस के रूप में। वेलोसिटी कंट्रोल के लिए करने के लिए फ्लो का जो वेलोसिटी है उसको कंट्रोल करने के लिए ग्रेट चैम्बर के पास क्या प्रोवाइड करते हैं, प्रपोर्शनल बियर। नेक्स्ट वन, the two main gases liberated from in anaerobic solidization already discussed। मेथेन और क्या होगा, मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज द वन। मेथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आपका एनारोबिक डाइजेशन में निकलेगा। नेक्स्ट वन, क्या करता है, एनारोबिक जो होता है उसमें 66 से 70% ऑफ द मेथेन होता है। Which one of the following sewage treatment unit पार्सल फ्लो, ऑलरेडी डिस्कस। पार्सल फ्लो कहाँ प्रोवाइड करते हो, ग्रिड चैम्बर। ग्रिड चैम्बर किसके लिए, पार्शियल फ्लो फ्लो कांस्टेंट वेलोसिटी को वेलोसिटी कंट्रोल करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट वन, क्लोराइड इन वाटर रिमूवल बाय। क्लोराइड आप कैसे कैसे हटा सकते हो, रिवर्स ऑस्मोसिस से तो सब हटा सकते हैं। आयन एक्सचेंज केमिकल है, लाइम सोडा है, रिवर्स ऑस्मोसिस हटा लो, और तो कोई चारा नहीं है। दैट इज नॉट बेसिकली बुक गिवन इन बुक, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से चलना होगा। अगर डायरेक्ट गुप्ता गुप्ता का क्वेश्चन छाप देता है तो आपको यही ऑप्शन लगाना होगा। ऐसे तो क्लोराइड को हटाने के लिए आप क्या करते हो, ऑर्थोडाइन टेस्ट करते हो, डीडीपी करते हो, ये सब करते हो। टाइरोडा टेस्ट करते हो। वो डिटरमाइन करने का था। रिमूवल किससे करोगे, आप रिमूवल करोगे रिवर्स ऑस्मोसिस से। नेक्स्ट वन, 95 टू 95, द जोन ऑफ फॉर्म इन रिपोल्यूटेड रिवर। कौन कौन सा जोन होता है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि पहले जोन ऑफ डिग्रेडेशन होगा, उसके बाद जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन होगा, और उसके बाद जोन ऑफ रिकवरी होगा, उसके बाद क्लियर वाटर होगा। तो जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन करेक्ट सीक्वेंस क्या हो गया, 4, आपका क्या हो जाएगा, 4 2 1 3, 4 2 1 3, ये इधर राइट ऑप्शन। इसमें 4 जोन होते हैं। जोन ऑफ डिग्रेडेशन में क्या होता है, तो पहले तो ऐसे देख लो आप, जोन ऑफ एक है आपका, ये आपका ऐसे होता है सेल्फ प्यूरिफिकेशन में रिवर में, तो आपका क्या होता है, ये आपका ऐसे हो गया, एक यूनिट, 2 यूनिट, और ये तीसरा यूनिट, ये चौथा यूनिट। तो आपका क्या हो गया, फर्स्ट में क्या होगा, जोन ऑफ डिग्रेडेशन। इसमें क्या होता है, डीओ फॉल अप टू 40% हो जाता है। इसमें क्या करता है, एल्गी वगैरह मर जाता है, बैक्टीरिया वगैरह। और इसमें क्या होता है, बट इसमें फर्स्ट जोन में क्या होता है, जोन ऑफ डिग्रेडेशन में फिश सरवाइव करता है। बट एक्टिव जोन ऑफ सेकेंड जोन है जो जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन है, इसमें क्या होता है, डीओ जो है 40% से अप टू 0 तक रिड्यूस हो जाता है, फिर रिगेन करके आपको 40% तक चलाता है।
तो इसमें क्या होता है, एल्गी और बैक्टीरिया सब, फिश भी मर जाता है। बट सम केसेस फिश आर प्रेजेंट इन अपर लेयर। अपर लेयर बिकॉज अपर लेयर में क्यों प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि वहाँ पे एरिएशन से ऑक्सीजन थोड़ा बहुत आ रहा है। एंड इसमें क्या होगा, फिर उसके बाद जोन ऑफ रिकवरी होगा। इसमें क्या होगा, वाटर का जो DO लेवल है अप टू सेचुरेशन लेवल तक पहुंच जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर तो डाइजेशन धीरे धीरे खत्म हो रहा है। और उसके बाद जोन ऑफ क्लियर वाटर, लास्ट वन, फोर्थ वन, ऑलरेडी हैव डिस्कस। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 मैच करना है। एसिड वाटर है, SO2 है, फ्लाई एश है, CO है। तो यहाँ पर क्या था, थर्मल पावर प्लांट से क्या निकलेगा, आपका फ्लाई एश निकलेगा। और एसिड कहाँ से निकलेगा, एसिड वाटर CO और SO2। माइनिंग है, ऑटोमोबाइल से क्या निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और SO2 कहाँ से निकलेगा, एसिड बच गया आपका क्या, माइनिंग बच गया और वल्केनो बच गया। तो माइनिंग से आपका क्या होता है, देख लेते हैं थोड़ा। तो हो गया A1 इधर राइट वन, 1 का 4, एक आपका क्या है 4 दिया है। तो एसिड राइन होगा जो माइनिंग से होगा, और SO2 वल्केनो से निकलेगा। आप ये दोनों रट्टे मार लेना। आप तो ये पढ़े होंगे अंडर 10 में कि जो वाइटल मूवमेंट होता है उसमें लेड निकलता है, और आपका क्या निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। और फ्लाई एश ऑलरेडी डिस्कस इन थर्मल पावर प्लांट, मोर यूज इन द सिविल इंजीनियरिंग। और SO2 है जो वल्केनो से निकलता है, वल्केनो से। और एसिड रेन आपको माइनिंग से होता है, माइनिंग में बहुत सारा गैसेस निकलता है। नेक्स्ट वन, एरोसॉल क्या है, एरोसॉल इज द क्या है, डिस्पर्सन ऑफ अ स्मॉल सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल इन गैसियस मीडियम। आपका एयर में क्या हो जाएगा, छोटे छोटे पार्टिकल और लिक्विड का जो ड्रॉप्स है वो मिक्स हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, आपका एरोसॉल फॉर्म हो गया है। एरोसॉल इज द डिस्पर्सन ऑफ द स्मॉल सॉलिड पार्टिकल और लिक्विड पार्टिकल इन गैसियस मीडियम, उसको क्या बोल देंगे, एरोसॉल बोल देंगे। 296 का क्या था, एरोसॉल क्या हो जाएगा आपका, मिक्सचर ऑफ द सॉलिड पार्टिकल एंड लिक्विड पार्टिकल इन द गैसियस सिस्टम। 98 298 में क्या है, वाटर प्रेजेंट इन आर्टिशियन एक्यूफर। यूजुअली क्या हो जाएगा, आर्टिशियन एक्यूफर क्या है, आर्टिफिशियल एक्यूफर कन्फाइंड एक्यूफर को ही बोलता है। तो आर्टिशियल एक्यूफर में क्या बोल देते हैं, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जो प्रेशर होता है ये अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। दोनों लेयर के बीच में आपका जो वाटर होता है, आर्टिशियल में क्या होता है, दोनों साइड इनपरमेबल लेयर होता है, बीच में आपका वाटर होता है और सैंड होता है। और इसका ये तो नहीं है ना कि ये जो आपका अपर लेयर है वो पैरेलल ही हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो क्या होगा, अगर जब आप यहाँ पे पंप डालोगे तो यहाँ का जो प्रेशर तो यहाँ पे आएगा ही इधर का, क्योंकि इधर ज़्यादा हाइट पे वाटर है तो इधर तो फेंकेगा ही। इधर का प्रेशर क्या हो जाएगा, अगर आप यहाँ पे छेद करते हो तो यहाँ पे पानी आने लगेगा, इसी लेवल में आपका ग्राउंड रहा तो, बट ग्राउंड लेवल तो ऊपर होगा। तब क्या होगा, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से आर्टिशियन एक्यूफर या कन्फाइंड एक्यूफर एक ही नाम है दोनों, इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होता है प्रेशर। नेक्स्ट वन 299, consider the following statement. The daily per capita consumption of the water apparently increase by with increase कैसे हो जाएगा, पर कैपिटा कंजम्पशन अगर किसी पर्सन का इंक्रीज कर रहा हो कैसे कर सकता है, हायर स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग ग्रुप, दिस इज द राइट वन। अगर आपका स्टैंडर्ड रहने का बढ़ रहा है तो आप ज़्यादा पानी खर्च करोगे। कैसे ज़्यादा खर्च करोगे, आप कहोगे कि पानी ज़्यादा पीने लगेंगे थोड़ी ना ज़्यादा स्टैंडर्ड रहेगा, नहीं, तुम नहाओगे तो बाथ टब का यूज करोगे, तुम्हारा लैट्रिन में अलग से एक सिस्टम होगा, फ्लैशिंग सिस्टम, तो उसमें ज़्यादा पानी खर्च होगा। एबिलिटी ऑफ द सीवर इन सिटी, आपका स्टैंडर्ड बढ़ रहा है तो आपका सीवर लाइन बहुत अच्छा होगा, तो आप ज़्यादा पानी खर्च करोगे, क्योंकि आपका पानी फिर बहा रहे हो तो आपका गली में पानी नहीं जम रहा है। दिस इज द राइट वन। मीटरिंग सप्लाई में तो आप कम पानी खर्च करोगे क्योंकि ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा आपको, दैट इज द रॉन्ग वन, इसके हिसाब से हो जाएगा। होलसम एंड पोर्टेबल क्वालिटी,
मतलब क्वालिटी पे भी डिपेंड करेगा, बट सब क्वालिटी अगर अच्छा है तो बेटर आप ज़्यादा खर्च करोगे। नेक्स्ट वन, यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, होलसम एंड पोर्टेबल वाटर एंड डिक्रीज विद द मीटर्ड वाटर, दैट इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या है, ऑपरेशनल प्रॉब्लम इन रैपिड ग्रेविटी फिल्टर, द मेथड ऑफ ओवरकम एंड प्रॉब्लम, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड। आपको कोड यूज करके आपको बताना है। दिस इज द टफेस्ट वन। पहले तो क्या कर रहा है, इनकरेस्टेशन ऑफ द फिल्टर्स एंड एयर वाइडनिंग, ये सब जो इसका न्यूसेंस प्रॉब्लम है रैपिड सैंड फिल्टर का। नेगेटिव हेड एयर मड बबल फॉर्मेशन, स्लाइम ग्रोथ ऑन फिल्टर बेड, ये सब क्या है उसका सॉरी रैपिड सैंड फिल्टर का क्या है, ऑपरेशनल ट्रबल्स है। तो आपको उसको कैसे कैसे हटाओगे, क्या कैसे हटाओगे, to avoid the incrustation of the filters and media, the passing the filter with the development of sodium hydroxide or bleaching powder occasionally। तो आप कैसे प्रोवाइड करोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड और ब्लीचिंग पाउडर को प्रोवाइड करके आप उसको फिर साफ करोगे, वाशिंग करोगे। तो आपका जो इंक्रस्टेशन है, इंक्रस्टेशन क्या होता है, जो सैंड पार्टिकल था आपका रैपिड सैंड फिल्टर का, जो सैंड पार्टिकल था उसके ऊपर क्या होगा, धीरे 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 बैक्टीरिया जमा हो गया, उसका साइज बढ़ गया, उसको कैसे वाश करोगे। वाश करने के लिए आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड और ब्लीचिंग पाउडर देके आपको साथ में वाश करना होगा। अवॉइड द एयर बाइंडिंग, एयर बाइंडिंग किसके वजह से होता है, एक्सेसिव निगेटिव हेड के वजह से होता है। इंक्रीज द डेप्थ ऑफ द वाटर ड्यूरिंग द फिल्टर, अबाउट ऑपरेशन 20 से 15 मीटर एज कंपेयर टू नॉर्मल डेप्थ। अगर 20 से 15 से 20 सेंटीमीटर तक आपका जो है हेड लॉस हो जाता है तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हेड डेवलप हो जाएगा। टू मेंटेन ड्यूरिंग द डेली ऑपरेशन मोर फ्रीक्वेंट टू बैक वाशिंग, इसको कैसे हटाएंगे, आपको बैक वाशिंग करके हटाएंगे एयर बाइंडिंग प्रॉब्लम को। मड बॉल फॉर्मेशन हो रहा है, जो अपर लेयर होगा रैपिड सैंड फिल्टर का, उसमें क्या होगा, बाहर से उड़ के डस्ट आएगा, तो डस्ट क्या होगा ऊपर में जमा हो जाएगा धीरे धीरे ऊपर वाले पे, तो उसे क्या आएगा, मड बॉल फॉर्मेशन। तो कंप्रेस एयर स्क्वावर अबाउट 4 मिनट ऑफ द टाइम ऑफ द बैक वाशिंग, सपोर्टेड बाय द मैनुअल, क्या करेंगे, रेकिंग करेंगे। ऊपर का जो मड बॉल फॉर्म हुआ है उसमें बैक वाशिंग करेंगे और ऊपर वाले लेयर को क्या करेंगे, उसको मैनुअल रेकिंग करेंगे, उसको हिलाएंगे डुलाएंगे, तो उससे क्या होगा, आपका साफ होगा।